हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए प्रीवियस ईयर जो जीके आई है 2024 के पेपरों में, उसका गहन विश्लेषण कर रहे हैं। आप इस सीरीज से जुड़कर अपनी जीके पर कमांड अच्छी बनाएं। आज है हमारा 20/2/2024 की थर्ड शिफ्ट की जीके सॉल्व करने का दिन। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को सॉल्व किया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। अब अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की यदि हम शुरुआत की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 2018 में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू होता है और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह आपका बिल्कुल सही होने वाला है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही होने वाले हैं। अब गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? वह आपके गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो वो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध का विवाह आपका 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था यशोधरा के साथ में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम आपका यशोधरा था। इनका एक पुत्र भी था, उसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। इसके बाद बात करें, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था, गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। इन्हें इस गृह त्याग को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महावी निष्क्रमण कहा गया। तो महावी निष्क्रमण किससे संबंधित है? गृह त्याग से संबंधित घटना है। इसके बाद बात करें, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और कहाँ पर होती है? तो पीपल वृक्ष के नीचे होती है। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे होती है। और कौन सी नदी थी? तो निरंजना, इसे ही हम फल्गु नदी बोलते हैं। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा गया। उस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। इसके बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था गौतम बुद्ध ने? प्रथम उपदेश की यदि बात करें गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसे जिन्होंने यहाँ उपदेश दिया, इसे क्या कहा गया? उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध ग्रंथों में किसे कहा गया? उपदेश को कहा गया। और इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण का संबंध आपका बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ खालिस्तान को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी व्यक्ति के नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकारों की यदि बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में इनका स्थान कहाँ पर है? सबसे पहले तो यही जानेंगे हम। तो भाग 3 में किसका वर्णन है? आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 12 से 35। कौन सा है? आर्टिकल 12 से 35 है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? मौलिक अधिकार का। भाग कौन सा है? 3 है। मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान में कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार ग्रहण किए हैं। इसके बाद बात करें मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 है। वो वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो एक कहाँ गायब हो गया? तो एक जो अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, अब वह मौलिक अधिकार की कैटेगरी से निकालकर आपका कानूनी अधिकार के रूप में आ गया है। और यह कब आया था? तो 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार को संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब इसे कहाँ रखा गया? तो आर्टिकल 300A में से रखा गया है। आर्टिकल 300A में रखा गया है। इसके बाद बात करें मौलिक कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को हमने भारतीय संविधान में कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया है और इनका स्थान भारतीय संविधान में कहाँ पर है? भाग 4 में है। भाग 4 के ए में है। भाग 4A में इस प्रकार का आपको जो मिले ए, इस प्रकार बी, सी, इस प्रकार के यदि आपको मिले तो वो बाद में जोड़े गए हैं संशोधन के द्वारा। 51A आर्टिकल है मौलिक कर्तव्यों का। 51A आर्टिकल है। पहले जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी और इसके बाद फिर 11 हो जाती है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए? रूस के संविधान से। कौन सा भाग है? भाग 4 है, 4A है और आर्टिकल 51A है। और पहले 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में आते कौन से आए? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को पहले स्थान दिया जाता है। फिर 11वां आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। भाग कौन सा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का? भाग 4 है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक आर्टिकल यह आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसी के बाद से जो गांधी इरविन समझौता होता है इसके बाद से आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मूलह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को बोलते हैं मूलह्रास। मूलह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोनों कथन आपके सही होने वाले हैं मूलह्रास से संबंधित। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के खालिस्तान यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो शोएला बेयरमैन भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे नवंबर 2023 तक। मैसूर दशहरा तो एक कहाँ मनाया जाता है? भव्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह शाही जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है कर्नाटक में मैसूर दशहरा मनाया जाता है। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो कंबाला यहाँ पर भैंसा दौड़ है। कंबाला भैंसा दौड़ बहुत फेमस है। कहाँ की है? कर्नाटक की है कंबाला भैंसा दौड़। इसके बाद उगादी पर्व आपको याद रखना है। उगादी कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसके बाद आप याद रखना करगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसके बाद आप हम्पी महोत्सव याद रखेंगे। ये सभी आपके कर्नाटक राज्य के प्रमुख उत्सव हैं। कर्नाटक राज्य के प्रमुख उत्सव हैं। कंबाला किसकी दौड़ है? भैंसा दौड़ है। कंबाला भैंसा दौड़, उगादी, करगा और इसके बाद हम्पी महोत्सव, इन सभी का संबंध आपका कर्नाटक से होने वाला है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु चित्राधि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल भी आपका तमिलनाडु में। इसके बाद जल्लीकट्टू कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक और जल्लीकट्टू होती है आपकी बैलों की दौड़, यह होती है आपकी तमिलनाडु में। पोंगल, चित्राधि यह आपके तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद थाईपुसम का संबंध भी आपका किससे है? इसका संबंध भी आपका तमिलनाडु से होने वाला है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें
तो उड़ीसा के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? तो छऊ, छऊ का संबंध उड़ीसा से है। इसके बाद नुआखाई, बहुत पूछा गया है, नुआखाई कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा का है। इसके बाद बाली यात्रा, बाली यात्रा भी आपकी उड़ीसा की है, बाली यात्रा। इसके बाद उड़ीसा में और आप याद रख लेना कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव का संबंध भी आपका उड़ीसा से होने वाला है। तो छऊ, नुआखाई, बाली यात्रा और कोणार्क महोत्सव, इन सभी का संबंध आपका उड़ीसा से है। केरल की बात करें तो केरल में आपको एक तो इम्पोर्टेंट विशु याद रखना है। विशु कहाँ का है आपका? केरल का होने वाला है विशु। फिर ओणम याद रखना है, ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम कितने दिनों तक चलता है केरल में? 10 दिनों तक चलता है ओणम। इसके बाद थय्यम, थय्यम भी आपका केरल का है, थय्यम। इसके बाद त्रिशूरपुरम भी आपका केरल का है, त्रिशूरपुरम भी केरल का है। तो केरल के कौन कौन से हो गए? विशु हो गया, ओणम हो गया, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। फिर थय्यम हो गया और त्रिशूरपुरम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर आपकी केरल की थी। सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य भी आपका कौन सा है? केरल होने वाला है। जनगणना का क्वेश्चन आ ही गया है, तो जनगणना को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जनसंख्या भारत में जनगणना की शुरुआत आपकी 1872 में होती है। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। इसके बाद नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है। सबसे पहले किस देश ने जनगणना कराई? स्वीडन ने 1749 में। इसका सबसे उच्च अधिकारी जो जनगणना कराता है वह होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी? यह 7वीं जनगणना थी। इसके बाद 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है लगभग, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या 20 करोड़ है। इसके बाद सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी आपका यूपी होने वाला है। 2011 की एसटी की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है, और सबसे ज़्यादा एसटी है आपका मध्य प्रदेश में, और एससी सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा आपका बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद वेस्ट बंगाल का। फिर भारत का पूरा घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भी पीछे की शिफ्ट जो हमने पढ़ी है उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको दोनों याद रखने हैं, पहले पर बिहार है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है मिजोरम का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? तो एन.वी. रमन्ना को अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थ पैनल है उसका सदस्य नियुक्त किया गया था। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की? मतलब जो राष्ट्रीय खेल हुआ है भारत में वह जो मेजबान राज्य रहा था, इसका मेजबान राज्य कौन था? तो गोवा था। गोवा के कितने शहरों ने इसकी मेजबानी की थी? मतलब गोवा के कितने शहरों में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो मेजबान राज्य था राष्ट्रीय खेलों का कौन सा था? गोवा था। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 25 अक्टूबर से इसका आयोजन होता है 9 नवंबर तक। 9 नवंबर तक इसका आयोजन होता है, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। मेजबान राज्य कौन सा था? तो वो आपका गोवा था। इसके बाद इसका जो 5 शहरों में इसका आयोजन होता है राष्ट्रीय खेल का, वह 5 शहर कौन से हैं? तो गोवा के 5 शहर थे आपके, मापुसा था एक था मडगांव, इसके बाद पंजिम था पंजिम, इसके बाद पोंडा था, और इसके बाद था आपका वास्को। इन 5 शहरों में आपका राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो इसमें 2 आंसर दे रहे हैं। यह विवादित क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि भारत वैसे तो 7 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, और सबसे निकटतम समुद्री सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है, श्रीलंका और इंडोनेशिया। 7 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, एक आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका के साथ करता है, एक इंडोनेशिया के साथ करता है। इनके साथ सबसे निकटतम 2 देशों के साथ।
और पाकिस्तान के साथ करता है, मालदीव के साथ करता है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। इसके बाद करता है आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद म्यांमार के साथ करता है, थाईलैंड के साथ भी करता है, थाईलैंड के साथ। तो ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयत पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि से था। तो अनाज के लिए आत्मनिर्भर बनाना हरित क्रांति का उद्देश्य था। हरित क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है हरित क्रांति? आपकी खाद्यान्न उत्पादन से। कौन सी क्रांति संबंधित है? आपकी हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। इसका जो हरित क्रांति है, सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल दोनों फसलों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था। सर्वाधिक इफेक्ट कौन सी फसल पर? गेहूं और चावल पर। और आपसे पूछे कि गेहूं और चावल में भी किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी अपेक्षाकृत चावल के। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से होती है? तो 1967 से 1967-68 से हरित क्रांति की शुरुआत भारत में मानी जाती है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के प्रवर्तक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति का प्रवर्तन किया था। भारत में हरित क्रांति कौन लाए थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? यह क्वेश्चन एक शिफ्ट में और पूछा जा चुका है, तो एसएससी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से प्रीवियस ईयर जीके कवर करें। यहीं से आपका 80 से 85% जीके का पोर्शन कवर होने वाला है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। डेसिबल किसकी है? ध्वनि प्रदूषण की है। आवृत्ति का क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण इकाइयाँ। लंबाई का क्या होता है? तो लंबाई का आपका मीटर होता है। लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है। आयतन का घन मीटर। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है बल का। संवेग या आवेग का क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड होता है। उसके बाद त्वरण का वर्ग मीटर प्रति सेकंड। फिर पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होता है। वेग का मीटर पर सेकंड होता है। चाल का मीटर पर सेकंड। शक्ति का जूल सेकंड या वाट होता है। दाब का पास्कल होता है। कार्य का न्यूटन मीटर या जूल होता है। ऊर्जा का भी जूल होता है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? तो किलोवाट घंटा किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम। ताप का केल्विन होता है। ऊष्मा का जूल होता है। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम होता है। और विशिष्ट ऊष्मा का भी आपका जूल प्रति किलोग्राम होने वाला है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए खालिस्तान अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा, तो 2 अंक की बढ़त आपको लेनी पड़ेगी। यदि ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में आपके अंक बराबर हो जाते हैं, 10-10 हो जाते हैं, तो आपको गेम जीतने के लिए 2 अंकों की बढ़त लेनी पड़ेगी। इसके बाद लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है लिएंडर पेस। अब महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनका खेल जानने वाले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध फुटबॉल से है, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना के हैं। बाइचुंग भूटिया फुटबॉल भारत के हैं। नेमार फुटबॉल ब्राजील के हैं। डियागो माराडोना फुटबॉल अर्जेंटीना के हैं। डेविस बेकहम फुटबॉल इंग्लैंड के हैं। जिनेडिन जिडान यह फुटबॉल फ्रांस के हैं। फिर सुनील छेत्री फुटबॉल भारत के हैं। इसके बाद आप याद करेंगे रोजर फेडरर को, जो स्विट्जरलैंड के हैं, टेनिस से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा टेनिस से हैं। एंडी मरे टेनिस वेटरन की हैं। आंद्रे आगासी टेनिस। स्टेफी ग्राफ टेनिस। लिएंडर पेस टेनिस। इसके बाद महेश भूपति का संबंध भी आपका टेनिस से है, भारत से। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो स्वांग यह बुंदेलखंड क्षेत्र की शैली है। मटकी और जवारा यह कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य होने वाले हैं, मटकी और जवारा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? 2022 वाला, तो काहिरा मिस्र में यह आयोजित किया गया था। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तो
पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। 1951 से 56 तक किसका कार्यकाल रहता है? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 से 1956 तक रहता है। इसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि पर जोर दिया जाता है, कृषि को प्राथमिकता दी जाती है पहली पंचवर्षीय योजना में। और कौन से मॉडल पर यह आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो यह आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1956 से 61 के बीच में यह कार्यकाल दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया, भारी उद्योगों को प्राथमिकता, भारी उद्योगों पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कौन से मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसमें आपके 3 स्टील प्लांटों की स्थापना होती है भारत में। एक दुर्गापुर जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है ब्रिटेन की सहायता से। एक होती है आपकी भिलाई जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और यह रूस की सहायता से होती है, रूस की सहायता से। और एक होती है आपकी जर्मनी की सहायता से राउरकेला जर्मनी की सहायता से, उड़ीसा में स्थित है राउरकेला। इसके बाद जो आपका चौथा स्टील प्लांट है बोकारो वाला 1964 में स्थापित होता है झारखंड में। बोकारो वाला 1964 में स्थापित होता है झारखंड में और यह भी आपकी रूस की सहायता से, लेकिन यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं बनता है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 1961 से 1966 तक यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तीनों कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, फिर चलती है आपकी 1956 से 61 तक और फिर 61 से 66 तक यह तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध आपका सारंगी से था। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे था? सारंगी से। कौन संबंधित है आपके? उस्ताद बिंदा खान संबंधित है सारंगी से। सारंगी से और इम्पोर्टेंट नाम की बात करें तो सुल्तान खान का संबंध भी आपका सारंगी से होने वाला है, सुल्तान खान। इसके बाद आप याद रखेंगे रमेश मिश्रा, यह संबंध भी आपका सारंगी से रखते हैं। इसके बाद शकूर खान का संबंध भी आपका सारंगी से है। पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी आपका सारंगी से होने वाला है। तो सुल्तान खान, शकूर खान, रमेश मिश्र और पंडित राम नारायण और उस्ताद बिंदा खान, इन सभी का संबंध आपका सारंगी से है। सुल्तान खान, रमेश मिश्रा, शकूर खान, पंडित राम नारायण, इन सभी का संबंध आपका किससे है? सारंगी से होने वाला है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वादक। इसके बाद और इम्पोर्टेंट वादकों की बात करें तो शहनाई से कौन संबंध रखता है आपका? शहनाई से कल हमने एक नाम याद किया था, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। और इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है आपकी? बागेश्वरी कमर है। इकलौती महिला है भारत की जो शहनाई बजाती हैं, बागेश्वरी कमर। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में इन्हें भारत रत्न मिलता है। इसके बाद इन्हें तीनों जो शीर्ष सम्मान है वह भी इन्हें प्राप्त होते हैं। 1961 में कौन सा मिलता है? इसके बाद 1968 में कौन सा मिलता है? और 1980 में। यदि आपको याद है तो आप बताएंगे। 1961 में कल हमने पढ़ा है, 1961 में मिलता है पद्मश्री। हमारी क्लास की यही खासियत रहने वाली है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में हम कितना ही पढ़ाएं उसे फिर से रिवीजन करवा के आपके माइंड में सेट कर देंगे। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण 1968 में, और 1980 में कौन सा मिलता है? पद्म विभूषण मिलता है 1980 में। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान 2001 में मिलता है। और 2001 में ही किसे मिलता है? लता मंगेशकर को मिलता है। और 1998 में किसे मिलता है? 1998 में संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न मिलता है MS सुब्बुलक्ष्मी को। तो सारंगी में बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी कमर इकलौती महिला सारंगी वादक। 2001 में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1980 में। इसके बाद तबला। तो तबला में कौन कौन से नाम हमने कल पढ़े थे उनको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किशन महाराज का संबंध आपका तबला से है। किशन महाराज। पंडित जसराज का संबंध भी किससे है? तबला से है। इसके बाद जाकिर
जाकिर हुसैन का संबंध भी आपका किससे है? तबला से है। जाकिर हुसैन इन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिलता है 1988 में। और इन्हें पद्म भूषण कब मिलता है? तो इन्हें पद्म भूषण मिलता है आपका 2002 में जाकिर हुसैन को। पंडित किशन महाराज, पंडित जसराज, इनका संबंध किससे है? तबला से है। इसके बाद तबला में एक नाम और याद रख लेना, अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां का संबंध भी आपका तबला से होने वाला है। इसके बाद बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। और राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध भी बांसुरी से है। इसके बाद बी कुंजमणि का संबंध किससे है? इनका संबंध भी आपका बांसुरी से है। राजेंद्र प्रसन्ना के साथ एक और राजेंद्र है, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध भी आपका बांसुरी से होने वाला है। तो यह सारे इंपोर्टेंट नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने भी पूरी क्लास देखी है वह कमेंट में जरूर लिख दिया करे, हाजिरी लगा दिया करे, यस लिख दिया करे या जय हिंद लिख दिया करे, जिससे पता चले कितने स्टूडेंट अभी से सीरियस हैं SSC GD के लिए। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को खालिस्तान का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो एक वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल इन्होंने दिया है केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव किसे? राजीव गौबा। तो आज की मिलते नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।